आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर जैव अणु के, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इसका थ्योरी कल या परसों ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जा चुका है पीडीएफ। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण करने के लिए आता है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। पॉली, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब क्या है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मीन्स होता है काफ़ी सारा, पॉली मीन्स अनेकों एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी मीन्स जल यानी कि अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसको हम लोग सैकेराइड कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है, तो मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड। तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनको और छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड वैसा सैकेराइड होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, जैसे कि सुक्रोज, रैफिनोज। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड। अब इसमें होता है कई सारे मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि सुक्रोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है कि स्वाद में मीठा नहीं होता है, मीठा नहीं होता है और जल में अविलय होता है। अब जल में अविलय होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको अशर्करा कहेंगे कि शर्करा नहीं है। जिसे चीनी होता है पानी में मिल जाता है, इसलिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शर्करा। और ये नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अशर्करा। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? अशर्करा है, यानी कि स्टार्च पानी में नहीं घुलता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के बारे में पूछता है कि ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज प्रकृति में मीठे फलों से प्राप्त होता है। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे ग्लाइकोजन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सब जंतुओं में होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ग्लाइकोजन क्या होता है? तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। यह जंतुओं में यकृत तथा मांसपेशियों में संचित रहता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। लेकिन इसका अनुभार काफ़ी उच्च होता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। लेकिन इनका अनुभार क्या होना चाहिए? अधिक। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन मुख्यतः पाया जाता है दूध में, पनीर, दाल, मछली, अंडा। एग्जाम पूछता भी है कि इनमें कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाता है। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेशेदार प्रोटीन है। रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है कि इसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं प्रबल अंतराण्विक बल, जिसको हम लोग कहते हैं वांडरवाल बल, के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जुड़कर रेशेदार संरचना प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको रेशेदार कहते हैं। और दूसरा होता है गोलीय प्रोटीन।
रेशेदार प्रोटीन मुख्यतः बाल में, त्वचा में, ऊन में पाया जाने वाला जो कीरेटिन रहता है और मांसपेशियों में पाए जाने वाला जो मायोसिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जानने वाली बात है जो कि एस पॉइंट में आपको लिखवाए होंगे कि रेशेदार प्रोटीन, अभी हम आपको बताएं कि नंबर 2 प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय प्रोटीन। इसमें इसको गोलीय प्रोटीन इस चलते कहते हैं कि उसमें पॉलीपेप्टाइड जो था रेशेदार में, पॉलीपेप्टाइड रेशा बनाता था और गोलीय प्रोटीन में गोलाकार का बना लेता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो गोलीय प्रोटीन अंडा में पाया जाता है। अंडा में पाए जाने वाला जो एल्यूमिन होता है या रक्त में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन और इंसुलिन है, ये गोलीय प्रोटीन ही होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है कि एमिनो अम्ल क्या है। देख लीजिए, एमिनो अम्ल, एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह। एमीन और कार्बोक्सिलिक समूह जब एक ही अणु में पाए जाते हैं एक ही समय में, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक एक अनावश्यक। आवश्यक एमिनो अम्ल वो होता है जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं परंतु भोजन में शामिल करना आवश्यक होता है, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित होते हैं, मतलब वो शरीर में ही बनते हैं और बाहर से आपको लेना नहीं रहता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन क्या है तथा यह कितने प्रकार का है, तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसकी थोड़ी सी मात्रा मनुष्य तथा जंतुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। विटामिन एक रासायनिक पदार्थ है जो कि भोजन द्वारा प्राप्त होता है। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन है वसा में विलय विटामिन, जो वसा में क्या होता है, घुल जाता है, और दूसरा होता है जल में विलय, जो जल में घुलता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन है जो वसा में विलय होता है, तो वह ए, डी, के। और जल में विटामिन जो विलय विटामिन होता है वो होता है बी कॉम्प्लेक्स। जल में विलय विटामिन होते हैं उसमें केवल B12 ही B12 में ही शरीर में रहते हैं, बाकी सारे जो विटामिन होते हैं जल में विटामिन वो मूत्र यानी कि पेशाब के द्वारा निकल जाते हैं। वसा में विलय विटामिन जो होते हैं वो लीवर में संचित रहते हैं और मूत्र द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो अंतर अगर पूछेगा तो लिख सकते हैं इसको कि जो वसा में विलय विटामिन होते हैं वो शरीर यकृत में संचित रहते हैं, और इसमें लिखेंगे कि मूत्र द्वारा निकल जाते हैं। तो अगला देखेंगे हम लोग इसके बाद। अब इसमें एक और चीज़ पूछता है कि जो विटामिन होता है, विटामिन कौन सा विटामिन कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विटामिन ए होता है कहाँ पे, पपीता में, दूध में, मक्खन में, और होता है रतौंधी। विटामिन B1 पाया जाता है ईस्ट में, हरी सब्जी, दूध में, और उसके कारण बेरी जो कि भूख न लगने वाली बीमारी होती है वो होता है। फिर विटामिन सी के कारण मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन डी, सूरज का प्रकाश, मछली, अंडा पाया जाता है। रिकेट्स वाली जो बीमारी होती है जिसमें बच्चों की हड्डियां देखे होंगे कि कुपोषण के कारण मुड़ जाती है, तो विटामिन डी की कमी कारण होता है। विटामिन ई वनस्पति और बीजाणु में पाए जाते हैं, और मांसपेशियों में जो कमजोरी होती है और जो जनन क्षमता होता है उसके लिए विटामिन ई अत्यधिक उपयोगी है। अब न्यूक्लिक अम्ल का अभी हम लोग पढ़े थे, एमिनो अम्ल पढ़े थे, न्यूक्लिक अम्ल हम लोग बायो में पढ़े, जो लोग बायो जानते हैं, बायो में यहाँ पढ़े हैं बायोलॉजी। तो न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसमें आनुवांशिक संरचना, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक संरचना का स्थानांतरण करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करते हैं। अब ये होते हैं डीएनए और आरएनए। ये होता है डीऑक्सी राइबोस
न्यूक्लिक एसिड, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। या तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, तो दोनों में अंतर पूछ सकता है। तो इस शर्करा होता है। तो डीएनए में आपको पाया जाता है एडेनिन और साइटोसिन, और इसमें पाया जाता है, इसमें भी एडेनिन और साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि इसमें थायमिन पाया जाता है और एक में यूरासिल पाया जाता है। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। ये द्विकुंडली संरचना है और ये एक कड़ी वाली संरचना है। तो ये 2-3 अंतर है, आपके पीडीएफ में भी है। और एक चीज़ और पूछता है कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो इसके बारे में सबसे पहले वाटसन और क्रिक बताया था। उसको याद रखिएगा। डीएनए के खोज में या योगदान करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब एक और क्वेश्चन पड़ता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हो? फिंगरप्रिंट वो फिंगरप्रिंट है जो आप मोबाइल में लगाते हैं और खुल जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट काम करता है आपका भस्म का अलग अलग क्रम होता है उस पर, जो डीएनए और आरएनए होता है उसका। जो आपको 4 प्रकार के भस्म पढ़ा है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, इसका होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। तो उस पर अब डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है अपराधियों की पहचान करने में। कोई बाप का बेटा कह रहा है बाप के हमर तो बेटा नहीं है, तो उसका पता लगाने में, यानी कि पैतृत्व का निर्धारण करने में। जो कि उत्तराखंड का एक चीफ मिनिस्टर थे, नित्यानंद तिवारी समथिंग करके, तो कोई तिवारी ही थे, तो उन्हीं का बेटा का जो था पता करने के लिए। या फिर आप लोग देखते होंगे कि एक्सीडेंट में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, तो उनका अब किसका कौन लाश है वो पता करने के लिए डीएनए से उनका मैच किया जाता है, मिलान किया जाता है। तो इसके साथ ही जो बायोमोलिकुल्स चैप्टर है वो समाप्त होता है, और उसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री भी द एंड होता है।